Hello, good morning, students. Once again to the English classes. The remaining part of the lesson we are going to discuss. Okay, let us see. From here, I heard MML say to me, I won't scold you, little French. I heard MML say to me, मुझे सुनाई दिया MML को मेरे से ये कहते हुए, क्या कहते हुए? I won't scold you. I am not going to beat you, scold you, frighten you. डरने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको नहीं डांटूंगा. लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ. आपको बुरा लग रहा होगा. लिटिल फ्रेंच, सी हाउ इट इज़. देखिए ये ऐसा क्यों है. हाउ इट इज़, ऐसे कैसे होता है, ऐसे क्यों हुआ है ये सब. देखो मैं जानता हूँ. एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स. रोज़ाना हम अपने आप से कहते हैं, क्या कहते हैं हम अपने आप से? वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. रोज़ाना हम अपने आप से ये कहते हैं कि हमारे पास बहुत सा समय है. वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. हमारे पास बहुत सा समय है. एवरी डे वी सेड टू आवर सेल्व्स, वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. वाह, दिस इज़ एन इंटरजेक्शन ऑफ जॉय. वाह, मेरे पास बहुत सा टाइम है. आई विल लर्न इट टुमारो. मैं इसे कल सीखूँगा, मैं इसको कल स्टडी करूँगा, ये काम मैं कल करूँगा. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट. और अब आप जान गए हम कहाँ पहुँच गए हैं. इसका रिजल्ट क्या हुआ है? ओह, दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेस. अरे अल्सेस के साथ यही तो प्रॉब्लम है. सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. पुट ऑफ मीन्स होता है पोस्टपोन. वो अपने लर्निंग वर्क को, यानी कि अल्सेस के लोग, अल्सेस मीन्स द पीपल ऑफ अल्सेस, पोस्टपोन देयर वर्क टिल टुमारो. अपना काम जो है पोस्टपोन कर देते हैं. नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल फ्रेंचमैन विल हैव द राइट टू से टू यू. अब दोज फेलोज जो है, वो लोग जो है, फ्रेंचमैन के लिए यूज़ हुआ है. आउट देयर, वहाँ वो लोग, यानी कि विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इट इज़. वो लोग जो हैं वो आपको ये कहने के लिए उनके पास अधिकार होगा कि ये कैसे हुआ. यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन. आप फ्रेंचमैन बनने का बहाना करते हैं, आप फ्रेंचमैन होने का दावा करते हैं. एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ऑन लैंग्वेज. क्या कहेंगे वो लोग जो पर्शियन लोग हैं, जिन्होंने आपके लॉरेन और अल्सेस दो डिस्ट्रिक्ट जो कैप्चर कर लिए हैं, वो कहेंगे तुम कैसे फ्रेंच मैन हो जो अपनी भाषा नहीं जानते. तुम फ्रेंच मैन होने का सिर्फ प्रिटेंड करते हो, बहाना करते हो, और आप अपनी लैंग्वेज लिखना पढ़ना नहीं जानते. बट यू आर नॉट द वास्ट. लेकिन तुम, पुअर लिटिल फ्रेंच, तुम सबसे वास्ट नहीं हो. बैड सिचुएशन तुम्हारी सबसे ज़्यादा नहीं है. वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ. हम सभी रिप्रोच के लायक हैं. रिप्रोच मीन डांटना, यानी कि इस सब में, इस मामले में हम सब की गलती है, केवल तुम्हारी ही गलती नहीं है. योर पेरेंट्स वर नॉट अनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न. आपके पेरेंट्स आपको स्टडी कराने के लिए ज़्यादा अनेक्सियस नहीं थे, मैं जानता हूँ. दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स. तुम्हारे पेरेंट्स जो हैं तुम्हें खेत में काम कराने के लिए ज़्यादा इच्छुक थे, उसको प्रेफर करते थे, बजाय खेत में या मिल में काम कराने के लिए ज़्यादा इच्छुक थे, बजाय तुम्हें पढ़ाने की. सो एज़ टू हैव ए लिटिल मोर मनी. किस लिए? थोड़ा सा और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए. एंड आई, और मैं भी तो, मेरा भी तो फॉल्ट है, मैं भी तो गलती पे हूँ. आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो. मैं भी ब्लेम करने के लायक हूँ, आरोपित हूँ. हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू
टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स? क्या मैंने तुम्हें अपने लेसन लर्न करने के बजाय कई बार अपने फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजा? यानी कि स्टडी के प्रति हम सीरियस नहीं रहे. एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव मी ए हॉलीडे? और क्या मैंने जब मैं फिशिंग के लिए जाना चाहता था तुम्हें छुट्टी पे नहीं भेजा? यानी कि स्कूल को ऑफ कर दिया, बच्चों की छुट्टी कर दी और टीचर जो है फिशिंग के लिए चला जाता है. तो इसमें यानी कि टीचर भी सीरियस नहीं था और बच्चों के पेरेंट्स भी सीरियस नहीं थे. इवन बच्चे भी सीरियस नहीं थे, वो भी कई बार क्या करते हैं, स्कूल को बंक कर देते हैं. तो इसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सभी जो हैं वो ब्लेम के लायक हैं. देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज. तब एक बात से लेकर दूसरी बात तक फ्रेंच एम हैमल फ्रेंच लैंग्वेज की बात करता रहा, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. तब इमोशनल हो गया एम हैमल, जो टीचर है वो इमोशनल हो जाता है और फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बातें करता रहता है. और क्या कहता है कि एक बात दूसरी बात कुछ कुछ बातें करने लगता है और कहता है कि ये वर्ल्ड की सबसे सुंदर लैंग्वेज है, द क्लियरेस्ट, सबसे साफ लैंग्वेज, साफ सुथरी लैंग्वेज, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है. दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, और हमें अपनी इस भाषा की रक्षा करनी है. एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूलना नहीं है. बिकॉज व्हेन ए पीपल आर एनस्लेव्ड, ए पीपल मीन्स ए नेशन, जब एक नेशन एनस्लेव्ड, दास हो जाता है, एनस्लेव मीन दास बनाना, जब कोई देश गुलाम हो जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, लेकिन जब तक उस देश के नागरिक अपनी भाषा से चिपके रहते हैं, अपनी भाषा को जानते हैं, होल्ड फास्ट, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन. तो मान लीजिए कि उनके पास उनकी प्रिजन की, उनकी गुलामी की चाबी है, गुलामी की जंजीरों की चाबी है, गुलामी से बाहर निकल सकते हैं, जेल से बाहर निकल सकते हैं. यानी कि भाषा जो है वो दास्ता के बंधन को तोड़ सकती है. देन ही ओपनड ए ग्रामर, तब एम हैमल ने एक ग्रामर बुक खोली, एंड रीड अस और लेसन, और लेसन पढ़ना शुरू किया. आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टैंड इट, और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, फ्रेंच कहने लगा कि मुझे बड़ा आश्चर्य होने लगा कि मैं कितनी आसानी से समझ गया. ऑल ही सैड सेम्ड सो ईजी, जो भी एम हैमल कह रहा था वो बिल्कुल ईजी लग रहा था, बहुत ही ईजी. ऑल ही सैड सेम्ड सो ईजी, जो उसने कुछ कहा वो बड़ा ईजी लग रहा था. आई थिंक टू, मैंने खुद सोचा ये कि क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा है. दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, मैंने सोचा कि शायद मैंने कभी बड़े ध्यान से नहीं सुना, इसलिए ऐसा हो रहा है. एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और शायद टीचर ने भी बड़े पेशेंस के साथ, इतने पेशेंस के साथ कभी नहीं पढ़ाया. इट seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. ऐसा लगता था कि बेचारा टीचर जाने से पहले सब कुछ पढ़ाना चाहता था. and to put it all into our heads at one stroke. at one stroke means एक ही बार में, और ऐसा लगता था कि टीचर सब कुछ एक ही बार में, एक ही समय में, एक साथ सब कुछ हमारे कानों में डालना चाहता था, हमारे हेड्स में डालना चाहता, हमारे दिमाग में डालना चाहता था. आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग. ग्रामर लेसन के बाद हमने राइटिंग का एक लेसन किया. दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस. उस दिन एम हैमल के पास हमारे लिए नई नोटबुक्स थी. एम हैमल ने हमें नई नोटबुक दी, रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और उन नोटबुक्स पे, कॉपियों पे बहुत ही सुंदर हाथ से, यानी कि सुंदरता के साथ फ्रांस अल्सेस ये शब्द लिखे हुए थे. दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर. वो शब्द जो हैं, ये शब्द ऐसे लग रहे थे कि जैसे कि ये लिटिल फ्लैग्स हो, छोटे छोटे फ्रांस के झंडे हों और तैर रहे हों. इन द स्कूल रूम में, हंग फ्रॉम द
रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, जैसे कि हमारे डेस्क पर रोड से टके हुए छोटे छोटे झंडे हो। यू ought टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क। यू ought टू हैव सीन, आपको देखना चाहिए था, काश आपने देखा होता कि हर कोई आदमी, हर कोई बच्चा, हर कोई स्टूडेंट किस तरह से काम में लगा हुआ था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितनी बड़ी शांति थी, यानी कि बिल्कुल सब कुछ चुपचाप था। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। केवल अगर रूम में आवाज़ थी तो कागज़ पर पेन के चलने की जो स्क्रैचिंग की आवाज़ होती है, खरोचने की जो आवाज़ होती है। वंस सम बीटल फ्लीव इन, और एक बार क्या हुआ कि कुछ बीटल्स जो हैं, पतंगे जो हैं, वो उड़े, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन उन कीट पतंगों की तरफ भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, जो सबसे छोटे 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 बच्चे थे, बिल्कुल उन्होंने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। छोटे बच्चे मोस्टली जल्दी अट्रैक्ट होते हैं इन चीज़ों की तरफ, कीट पतंगों की तरफ, भंवरों की तरफ, तितली की तरफ, लेकिन उन बच्चों ने भी बिल्कुल इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो फिश हुक्स को ट्रेस कर रहे थे। फिश हुक्स मीन्स एफ बना रहे थे फ्रांस के लिए, एफ फॉर फ्रांस। ये जो एफ बना रहे थे उसको ट्रेस कर रहे थे, उसके ऊपर से लिख रहे थे, तो उन्होंने भी, बच्चों ने ध्यान नहीं दिया। वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच। ऐसे लिख रहे थे, ऐसे एफ को ट्रेस कर रहे थे जैसे कि एफ ये फ्रेंच हो। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, छत के ऊपर जो पिजन्स हैं वो कोइंग कर रहे थे, कुकिंग कर रहे थे, उनकी आवाज़ निकाल रहे थे, यानी कि शोर कर रहे थे। कोइंग ये जो है, ये पिजन की आवाज़ होती है को। वेरी लो, धीमी धीमी आवाज़ में निकाल रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने मन ही मन सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, कि क्या जो जर्मन लोग हैं वो पिजन्स को भी जर्मन सिखाएंगे, यानी कि क्या वो इनकी आज़ादी, जो पशु पक्षी हैं उनकी आज़ादी भी छीनने जा रहे हैं। व्हेन आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सा एम हैमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर। जब मैंने लिखते लिखते ऊपर देखा तो मैंने देखा कि एम हैमल अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ, चुपचाप बैठा हुआ है, मोशनलेस है। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, और तब कभी एक चीज़ कभी दूसरी चीज़ की तरफ घूर रहा है। मिस्टर हैमल जो टीचर थे वो कभी किसी चीज़ को, कभी किसी चीज़ को गेजिंग कर रहे थे, घूर रहे थे। एज इफ़ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल क्लासरूम। ऐसा लगता था कि हर चीज़ को अपने माइंड में सेट करना चाहता था कि क्लासरूम में वो चीज़ें कैसी दिखाई देती। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। इमेजिन, कल्पना कीजिए कि 40 साल से वो इसी रूम में था, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और साथ में उसका गार्डन भी था, विंडो से बाहर स्कूल, उसके जो लिविंग रूम था उससे बाहर गार्डन था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसका क्लासरूम उसके सामने था। जस्ट लाइक दैट, इस तरह से जैसा स्कूल का अरेंजमेंट था। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वॉर्न स्मूथ। सब कुछ 40 साल से बिल्कुल वैसा का वैसा था। केवल अगर चेंज आया तो ये था कि डेस्क बेंचेज जो हैं वो बैठने की वजह स्मूथ हो गए थे, चिकने हो गए थे। द वालनट ट्रीज इन द गार्डन वर टालर। जो वालनट का पेड़ था, वालनट का जो पेड़ था गार्डन से बाहर, वो थोड़ा बड़ा हो गया था। एंड द होप वाइन, और ये बेल होती है, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विंड अबाउट द विंडोज़ टू द रूफ। और जो होप वाइन की जो बेल थी, ये खिड़कियों से होती हुई खिड़कियों तक पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट। इस चीज़ को, इस स्थान को जिसमें वो 40 साल से रह रहा था, इसको छोड़ते वक्त उसे कितना दर्द हुआ होगा, दुख हुआ होगा। इट ऑल पुअर मैन, इस सब को छोड़ने के लिए बेचारे आदमी को कितना दुख हुआ होगा। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबोव, और उसकी बहन जो थी, एम हैमल की बहन, ऊपर वाले कमरे में सामान को पैक कर रही थी।
मूविंग अबाउट, इधर उधर हिला रही थी, पैकिंग देयर ट्रंक्स, अपने संदूक वगैरह को पैक कर रही थी, फॉर दे मस्ट लिव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें ये डिस्ट्रिक्ट कल ही छोड़कर जाना था। बट ही हैड द क्रेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन फिर भी एम हेमल में इतनी हिम्मत थी कि वो हर लेसन को लास्ट तक ले जाए, हर लेसन को पूरा डिस्कस करे। आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, राइटिंग के बाद हमने हिस्ट्री का एक लेसन किया। एंड देन द बेबीज चांटेड देयर बा बे बी बो बू, और तब बच्चों ने इस तरह की जो बारह खड़ी होती है हिंदी में, ऐसी फ्रेंच में भी बारह खड़ी होती है, ये गाई। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, पीछे क्लासरूम में मिस्टर हॉजर जो थे, जो बूढ़े मिस्टर हॉजर थे, वो अपने स्पेक्टेकल्स पहने हुए, पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, अपने चश्मे पहने हुए वहाँ बैठे थे। होल्डिंग हिज प्राइमर, अपनी बुक खोले बैठे थे। इन हिज बोथ हैंड्स, दोनों हाथों में। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, उन बच्चों के साथ जो बच्चे ये बारह खड़ी बोल रहे थे उनके साथ वो भी बारह खड़ी बोल रहा था। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, आपने देखा हो कि वो भी मिस्टर हॉजर भी एक तरह से रो रहा था। वो बोल नहीं रहा था, रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशंस, इमोशनल होने की वजह से उसकी आवाज़ काँप रही थी। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और इतने बूढ़े आदमी को इस तरह से बोलते हुए देखना बड़ा अजीब लग रहा था। हम सब हंसना चाहते थे, ज़ोर ज़ोर से हंसना चाहते थे, लेकिन बात सीरियस थी इसलिए कोई नहीं हंसा। ओह हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। जो फ्रेंच है अब वो याद कर रहा है उस दिन को कि जब उनका लास्ट लेसन था कभी क्लास में, तो कैसे था वो लेसन, मुझे अच्छे से याद है। बिल्कुल, वो कहता है कि वो लास्ट लेसन मुझे अभी भी अच्छे से याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अचानक जो चर्च की घड़ी थी, क्लॉक था, घंटा घर था, दीवार घड़ी थी, उसने 12 बजे। देन द एंजल्स होता है प्रेयर, तब प्रेयर का टाइम, जो नून की प्रेयर होती है उसका टाइम हुआ। चर्च में वो प्रेयर बजने लगी। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियंस, और तभी जो पर्शियंस आर्मी की, जो पर्शियन सोल्जर्स प्रैक्टिस के लिए, ड्रिलिंग के लिए निकले हुए थे ग्राउंड में, उनके ट्रम्पेट्स, उनके बाजे की आवाज़ आई। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो ड्रिल से प्रैक्टिस से वापस आ रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, हमारी विंडो के बाहर उन्होंने अपने ट्रम्पेट्स साउंडेड किया, ट्रम्पेट बजाया। बिगुल होते हैं एक तरह के ट्रम्पेट, बिगुल होते हैं। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़ा हो गया अपनी चेयर को छोड़कर। वेरी पेल, बिल्कुल पीला लग रहा था क्योंकि वो दुखी था। इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर बैठा वो बड़ा पीला लग रहा था। वहाँ से कुर्सी से वो खड़ा हुआ। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, वो इतना सीरियस लग रहा था कि सीरियस की वजह से वो बड़ा आज ज़्यादा लंबा लग रहा था क्योंकि सीरियस था। माई फ्रेंड सैडी, एम हेमल कुर्सी से खड़ा हुआ और बोला, दोस्तों, माई फ्रेंड्स, दोस्तों। आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन इमोशनल होने की वजह से उसका गला रुक गया। ही कुड नॉट गॉन, इससे ज़्यादा वो नहीं बोल पाया। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ा। टुक ए पीस ऑफ चाक, एक चाक का टुकड़ा लिया। एंड बेरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, माइट का मतलब पावर, यहाँ ताकत, स्ट्रेंथ, और पूरी अपनी ताकत बटोरते हुए ही रॉट एज लार्ज एज ही कुड, जितने बड़े शब्दों में वो लिख सकता था इतने बड़े शब्द उसने बोर्ड पर लिखे। क्या लिखा? वी विल आ फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। देन स्टॉप्ड, तब वो रुका। एंड लेंड हिज हार्ट अगेंस्ट द वॉल, और दीवार के साथ, लीन होता है झुकाना, अपना सर जो है दीवार के साथ झुका दिया। एंड विदाउट ए वर्ड, और एक शब्द बोले बिना ही मेड ए जेस्चर, उसने एक संकेत किया टू अस, हमारी ओर, विद हिज हैंड, अपने हाथ से। स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल ऑफ हो गया है, अब आप जा सकते हैं। तो देखिए बच्चों, कितनी टचिंग स्टोरी है।
लास्ट लेसन में एम हेमल ने किस तरह से पढ़ाया, उसने अपनी ड्यूटी को नहीं छोड़ा। आपको भी अपनी ड्यूटी नहीं छोड़नी चाहिए, आपको भी पढ़ना चाहिए। लॉकडाउन के दौरान आपको भी स्टडी करनी चाहिए, अदरवाइज यू विल हैव टू रिपेंट फॉर नॉट डूइंग हिज योर वर्क। ओके स्टूडेंट्स, ओके।